देखा कि नेपाल में किस तरह से जेनजी ने एक विद्रोह करके, एक वायलेंट प्रोटेस्ट करके अपने पार्लियामेंट को जला दिया, वहां के प्रधानमंत्री के आवास को जला दिया और मंत्रियों को मारा पीटा। एक तरफ ये सिनेरियो है और एक तरफ भारत में भी करप्शन का इतना बड़ा मामला आया था पहले कांग्रेस के टाइम में। उस समय अन्ना हजारे जी ने उसके विरोध में एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें लाखों करोड़ों लोग पूरे देश से जुड़ गए, जिसके कारण लोगों में जागृति आई और उन्होंने अगले इलेक्शन में सत्ता परिवर्तन कर दिया, जिसके बाद से हमें देखने को मिला है किस तरह से भारत ने प्रोग्रेस किया है। क्योंकि अब सिस्टम बनाए जा रहे हैं जैसे यूपीआई, जिससे कि फ्रॉड ना हो, करप्शन ना हो, जैसे डिजिटाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें अपनाई जा रही हैं ताकि पूरे देश में करप्शन को मिनिमम किया जा सके। आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप सिस्टम बनाकर चीजों को कम मिनिमाइज कर सकते हो। एक तरीका नेपाल में जो हुआ है, श्रीलंका में जो हुआ था और बांग्लादेश में जो हुआ था। अपने देश में तोड़फोड़ करो, आगजनी करो, अपने सरकारी आवासों को, संसद को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दो। और दूसरी तरफ भारत ने जो रास्ता अपनाया था, अपनी सरकार, बनाई हुई सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो भी शांति से, क्योंकि अब कोई फॉरेन पावर हमारे ऊपर नहीं बैठी है कि उसे खदेड़ना है मार पीट के, बस भगाना है। ये हमारा सिस्टम है, बड़े मेहनत से हमने इसे संजोया है। इसमें सुधार करने के लिए लोग बाहर आए, जागरूकता आए और मौजूदा सिस्टम को अगर कमी है तो उनके प्रति लोगों में जागरूकता हो। अगर वो नहीं मानते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध में फिर वोट करके उनको निकाला जा सकता है। मैं मानता हूं कि करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नेपाल में, और केपी ओली का जिस तरह से भारत के प्रति एक रवैया था, ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते थे कि भगवान राम नेपाल में पैदा हुए थे, या बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट थे उन पर बिल्कुल इन्होंने भारत के साथ संबंध खराब कर, जबकि हम नेपाल के सबसे क्लोज और सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि केपी ओली चाइना के पक्ष में नीतियां बनाता था और चाइना ने ही उसे वहां बिठा रखा था एक तरह से, तो गुस्सा वाजिब था, लेकिन क्या तरीका सही है। और बहुत लोगों के सपने ये है कि ये भारत में भी हो, किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हैं, जो आज किसी काम के नहीं रहे हैं, जिन्हें जनता ने नकार दिया है, जनता ने नकारा है, उन्हें वोट नहीं दिया है, जिनकी अपनी सीट निकालनी उनके लिए भारी होगी, वो आज ये सपने देख रहे हैं कि किस तरह से वापस सत्ता में आया जाए, किस तरह से मौजूदा रिजीम जो बीजेपी का चल रहा है इस समय, इसको खत्म किया जाए, ताकि जितनी भी पार्टी आएंगी उनमें हम मैनेज कर लेंगे, उनमें कम से कम कुछ तो पावर अपने पास होगी। लेकिन देश का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो जो कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाती है, जहां पर दंगे फसाद होते हैं, जहां सिस्टम नहीं होता, जहां कानून नहीं होता, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वहां पर रोजगार नहीं आता, फिर आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो आपको रोजगार नहीं दे सकती, चाहे कहे कुछ भी। रोजगार सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जहां होगी, कंपनियां जहां लगेंगी, इन्वेस्टमेंट जहां आएगी, वहां पैदा होगा। तो हमारा फोकस नौकरी मांगने पर नहीं, इस पर होना चाहिए कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लाओ, फैक्ट्री लगाओ, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, यहां से एक्सपोर्ट हो, जिससे रोजगार अपने आप पैदा होंगे। हम जो सीधा रोजगार मांगते हैं ना, सरकार कितने लोगों को नौकरी दे सकती है, आप ही बताइए। आप कोई कंपनी चलाते हैं, उसमें आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? आपसे कोई कहे नहीं और 5 रखो, क्या होगा? कंपनी लॉस में जाएगी। ऐसी देश की जो जीडीपी है, देश की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उन्हें फिर कट करना पड़ेगा। कहां से कट करें? हर जगह आर्मी से कट करें, या जो लोगों को, गरीब लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही उनसे कट करें? तो कहीं ना कहीं से कट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें रोजगार क्रिएट करने वाली गवर्नमेंट चाहिए, ना कि रोजगार देने वाली। ये हमें भी समझना होगा। हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ये हमारे दिमाग से निकालना होगा। हमें सरकारी नौकरी जितने लोग पा सकते हैं उनको दे देनी चाहिए, लेकिन हम कहें कि हम इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने एग्जाम दे दिया, हम सबको लोग, कैसे पॉसिबल है? आप पढ़े लिखे लोग, सिर्फ रोजगार प्राइवेट कंपनी जनरेट कर सकती हैं। तो करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन बर्दाश्त नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि तोड़फोड़ करें। इस देश में कुछ ऐसे लोग ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ हो,
और उसमें हम तोड़फोड़ करें, इस देश को बर्बाद करें। ये सिर्फ देश के अंदर नहीं, बाहर की जितनी भी शक्ति हैं, चाहे आप चाइना कहो, चाहे यूएस कहो, चाहे रसिया कहो, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है हर देश में, और वो तब अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर पाएंगे जब वहां पर कियोस्क हो जाए, जब वहां पर कोई कमजोर लीडर हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूएस चाहता है कि मोदी भारत की डेयरी एंड एग्रीकल्चर मार्केट को यूएस के लिए खोल दे, लेकिन मोदी ने रजिस्टर कर दिया, नहीं भाई हम ये नहीं खोलेंगे, यहां पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे किसान इतने सशक्त नहीं है कि अमेरिकन प्रोडक्ट के खिलाफ एक कॉम्पिटिटिव प्राइस दे सके, हमारी जो एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी और इससे बहुत बेरोजगारी पैदा होगी यहाँ पे। तो उसने मना कर दिया। लेकिन अमेरिका क्या चाहेगा, इसको हटाओ, ऐसा व्यक्ति बिठाओ जो मेरी कंडीशन मान ले। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट आती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लस हमारे हितों की रक्षा होती है। जब देश की रक्षा होती है तो हमारे लोगों की रक्षा होती है, हमारे लोग प्रॉस्पर होते हैं। आज यूएस इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो अपने देश के, अपने लोगों के हितों को बचाने के लिए पूरी दुनिया का शोषण करता है। पूरी दुनिया में त्राही त्राही बचा रखी है। बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, उसके बाद आज बांग्लादेश को पूछ लीजिए, क्या रोजगार बढ़े हैं या कम हुए हैं, अमीरी आई है या गरीबी बढ़ी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या बढ़ी है। अब नेपाल में भी बहुत दिन तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बहुत दिन तक अस्थिरता रहेगी और लोग डाउट करेंगे कि यहाँ पता नहीं क्या होगा। एक परसेप्शन चला जाता है पूरे वर्ल्ड में। अभी फ्रांस से एक न्यूज आ रही है कि वहां भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं। चाइना ने अपने बॉर्डर्स को बाहर की शक्तियों से बिल्कुल सील कर रखा है, ना वो किसी सोशल मीडिया को अंदर आने देता, ना किसी प्रोपेगेंडा को अंदर फैलने देता। तो वो फुल प्रूफ है, उसको छेड़ना बड़ा मुश्किल है, उससे तो युद्ध ही करना पड़ेगा।